बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। इतने दिन से बाजार जाना चाहती थी, वक्त नहीं मिलता था। आज इतवार था, शौहर भी घर पे थे, तो नाश्ते के बाद हम लोग बाजार आ गए। मैं कुछ चीजें देख ही रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से पुकारा। मैंने मुड़ कर देखा तो अचानक एक फकीर मेरे पास आया। तो इससे पहले कि वो भीख मांगकर दुआएं देना शुरू करता, मैंने पर्स खोलकर इसे 100 का नोट थमा दिया। इसे देखकर मैं कर्जू ही पलटने लगी तो अचानक इस फकीर ने मेरा दामन पकड़ लिया और बोला, बीबी जी पैसे वापस ले लें। इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। पहला फकीर होगा जो पैसे लौटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया? मैंने पूछा। वो अचानक मेरा दामन पकड़कर बोला, तुम वही हो ना? सुनकर मैं सुन सी हो गई और फिर मेरे पाँव पकड़कर बोला, बीबी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दें। ये कह के वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देख कर मैं डर कर फौरन शौहर का हाथ खींचकर ये इरफान घर चले। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊँ, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, ना ही मैं सुकून से अब शॉपिंग कर सकती थी, इसलिए इन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गई। बगैर शॉपिंग किए घर वापस आ गई। इन्हें इस पागल फकीर के बारे में सोच रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया कि बाजी आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। उससे कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़ के जूं ही बाहर निकली। मैं बाहर निकली तो ये देख कर लज रह गई कि ये वही फकीर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने इस वक्त गेट बंद किया और फौरन अंदर भागी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं घर पर भी अकेली थी, ये सोचकर परेशान हो गई थी। अंदर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लगी कि ये फकीर मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। वो सोचा मगर कोई सिरा मेरे हाथ ना आया। हमको इरफान घर आए तो मैंने इनसे इस फकीर का जिक्र नहीं किया कि वो थके हुए आए हैं, खामखा परेशान हो जाएंगे। मगर अब वो रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता, कभी दरवाजा खटखटाता और कहता, फकीर की बात सुन लो। मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। इसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अचानक से आंख खुल जाती। खौफ से फिर से सोने की कोशिश में ही रात गुजर जाती थी। पूरी न होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी थी मेरी। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं सोचती रही कि ये फकीर आखिर क्या बात करना चाहता है उससे। मैं तो इसको जानती तक नहीं। इस दिन पहली दफा देखा था बाजार में मैंने इसको। एक दिन मैंने तंग आकर शोर को बता दिया कि इरफान आपको फकीर याद है? मैंने पूछा, कौन सा फकीर? इरफान चाय पीते हुए बोले, वही जो इस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। मैंने बताया, वो पागल जिसको देखकर तुमने डर के मारे शॉपिंग ही नहीं की थी और वापस घर आ गई थी। इन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा, अब भी तुम इससे खौफजदा हो? काफी दिन हो गए हैं इस वाक्य को अब तो। फिर मैंने इन्हें बताया कि वो फकीर रोज हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। अब वो हैरान हुए। अजीब बात है भाई, इस फकीर को भला तुमसे क्या बात करनी है? बोले, यही तो मैं सोचती हूँ कि इसको मुझसे क्या काम होगा आखिर। एक दिन मैंने इनकी मौजूदगी में ही इस फकीर को अंदर बुलाया और फिर जूं ही वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नजर फकीर के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी जिसमें वो चीज बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक काम गई थी। मैं बहुत ही सीधी सादी आम सी लड़की थी। अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी मौज में रहती, कॉलेज से सीधा घर आती और घर से सीधा कॉलेज, घर आकर खाना खाते हुए सो जाती। रात के खाने के वक्त उठ के अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी। दो ही बहनें थी, मैं छोटी थी। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी, 2 साल में शादी होनी थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर अम्मी अब्बू को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी कि एक दिन एक लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी इसे देखा और नजरअंदाज करके वहां से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का वो रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा, देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़का रोज वहाँ खड़ा नजर आता। मुझे भी इसकी आदत हो गई थी, कहता कुछ ना था कि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती थी। एक दिन एक मेरा पीरियड आता था तो जल्दी से निकल आई। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज्यादा दूर नहीं था तो मैं पैदल आती जाती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा मुझे नजर आया। मैं चली गई। इसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, इसने कहा। मैं रुक गई, मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है? हो तुम रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं घबरा गई थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हैरत में पड़ गई। तो वो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? बोला, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींदें उड़ गई हैं, मेरा चैन खो गया और मैं चाहता हूँ मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं कि कोई देख ना ले, चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया कि रुको तो। लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई खाई और सो गई। रात को तबीयत कुछ बेहतर हो गई तो मैं इस लड़के के बारे में सोचने लगी। इसने अपना नाम आमर बताया था। इसको सोचते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार था कोई लड़का मुझ में दिलचस्पी ले रहा
रहा था और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। रोज ही वो रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से सलाम करता, मैं शर्मा जाती। कुछ दिन बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर इसके खत पढ़ती, फिर छुपा कर रख देती। भी इस खत के जवाब लिखने लगी। वो अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। पहली मोहब्बत का एहसास पूरा दिन सरकार किए रखता। हम रास्ते में रोज एक दूसरे को देखते थे और बातचीत खतो खताबात के जरिए होती थी। एक दिन इसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत में लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने इसको जवाब में लिखा था, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ मगर ये मुमकिन नहीं, हम पकड़े जाएंगे। मैंने लिखा कि तुम कॉलेज जाना, वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के वक्त कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। दिन मैं कॉलेज के ले गई तो वो कॉलेज के करीब अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और इसकी बाइक पे बैठ गई। वो मुझे एक पार्क में ले गया। हाँ, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए और बहुत कस्में खाई। कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शर्तों को देखकर मुझे खुद पर रशक आने लगा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देख सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा, मोहब्बत करेगा मुझसे। मैं बहुत खुश थी। दिन घर आकर बार बार मुस्कुराती, इससे बात किए बिना रह नहीं पाती। वही मुझे हर जगह नजर आता। घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था मैंने। अक्सर हम दोनों मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में। एक दिन मुझे अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। घबरा के बोली, अमर तुम मुझे यहाँ बुलाए हो? वो बोला, तुम अंदर चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। ऐसा कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लाया था। तो लगावट भरी नजरों से देखते हुए कहा, जल्द घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी इसकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपना आप गुआ बैठी कि मैं इसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं किसी की मोहब्बत में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले दिन अमन ने फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। उस दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस्म बेजान सा हो रहा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गए तो मेरी दोस्त मुझे करीब के क्लिनिक में जबरदस्ती ले गई। मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा। इसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहब ये कुंवारी है, शादीशुदा नहीं। उनका डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी। ये सुनकर सर घूम रहा था। डॉक्टर क्या कह रही थी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली फरा मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसने मेरी हालत देखकर मुझसे और कुछ न पूछा। तसल्ली देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। इसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर गिर के मैं बहुत रोई। और क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूंगी? मुंह कैसे दिखाऊंगी दुनिया को? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। अफक मेरा सर फट रहा था सोच सोच के आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं अमर से मिली, उसको सारी बात बताई। वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द ही अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर वालों में बात करो, वो नहीं मानते तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। फिर से मुझे ख्वाब दिखाने लगा। इस दिन मैंने कॉलेज में फरा को सब कुछ बता दिया। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, हम चुप चुप कर मिलते थे और ये बच्चा उसका ही है। अब बताओ मैं क्या करूँ? कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम इस लड़के को कहो जल्द अज जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए। बहुत बुरा होगा, अब इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। महीने गुजर गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे बताया कि इसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। मैं अपने घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैं किसी के लड़के को पसंद करती हूँ, करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। ये सब सुनकर गुस्सा होगी कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी। तरबियत की है मैंने तुम्हारी, बर्दार जो कोई वहाँ से आया। मना कर दो इन्हें, अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। वक्त आया तो हम देखभाल करके अच्छा रिश्ता ढूंढ के तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैं क्या करती? दूसरे दिन आमर को बताया तो सोचते हुए बोला कि अब भागने के सिवा कोई और चारा नहीं। उम्मीद से ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही वाहिद हल है। इसलिए का तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। रात को भाग कर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। इसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? बदनामी वैसे ही मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। नगर पे आमर बाइक लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पे बैठ के इसके साथ निकल आई। जहाँ बहुत दूर का के बाइक इसने एक बंगले के पास रोकी और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा, ये किसका घर है? बोला कि इसके दोस्त का घर है, आज रात हम यही रुकेंगे। चिढ़ती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी। 10 रात बीते। राहदारी से गुजर कर वो एक ड्राइंग रूम नमा कमरे में मुझे लाया। वहाँ एक खरांड किस्म की औरत बैठी 5 बार ही थी। ले आई लड़की। औरत आमर से बोली, देख लो। आमर कमीनेपन से मुझे देखते हुए बोला, अच्छी है, बहुत, मेरे पैसे दो। वो मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी इस औरत को कभी आमर को देख रही थी। औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, आमर ये सब क्या है? तुम इस औरत से ये किस चीज के पैसे ले रहे हो? आमर पैसे लिए बिना बात के चला बना। मैं इसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वो
तुम्हें बेचने आया, मेरा रंग फाक हो गया। नफी में गर्दन हिलाया, वो बोला तुम्हारा सौदा करके चला गया है वो, मेरे कोठे की रौनक, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी तुम। इसने मेरे सर पर धमाका किया, मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर रो रो कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। मन ने मुझे वर्गला कर मुझे धोखा दिया। औरत बता रही थी पहले भी 2 लड़कियां इसको बेच चुका था, मेरे साथ धोखा हो चुका था, इज्जत भी गवा चुकी थी अपनी, और अब ये कोठे की जिल्लत, गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पिटा, वास्ते दिए कि मुझे जाने दो, मगर वो लोग ऐसी चीखो पुकार के आदी थे, इन्हें नहीं सुनी मेरी। मैं थक कार कर चुप हो गई थी। औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम शौकी था, मेरे लिए खाना पानी दे के जाता रोज और समझाता कि जिद ना कर, बात मान ले रोशन बीबी की। कभी मुझे मारता भी था, आज भी वो खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खाया और इससे कहा कि मुझे बाहर आने दो, मेरा दम घुट रहा है, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा करूंगी मैं। वो बहुत खुश हुआ और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। रोशन भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम जैनत था, इसे बुला के कहा कि सायरा को सब कुछ सिखा दो, हुलिया दुरुस्त करो, खाने पीने का ख्याल रखो, ये उम्मीद से है। जैनत बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा ख्याल रखती, इनमें इससे मेरी दोस्ती होगी। वो भी हालात का शिकार होके यहाँ तक पहुंची मेरी तरह। मैंने इसे अपना सारा किस्सा इसे सुनाया था। इसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। इससे मैंने कहा कि ये मुमकिन है। चमक आ गई। इसने मुझसे वादा किया मुझे अपनी तरह इस कोठे में बाजारू औरत नहीं बनने देगी, देख कर मुझे निकाल देगी यहाँ से। इसकी बातें सुनकर मुझे तो कुछ तसल्ली हुई। शौकी के होते हुए कैसे मुमकिन था? वो हर लड़की पर नजर रखता है, लेकिन एक नई लड़की आई थी और शौकी की सारी तवज्जो इसकी तरफ थी। जैनब ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली थी। शौकी के कमरे में जाकर इसके पानी में नशे आवर दवाई भी मिला दी थी। एक सारा आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है। जैनब बोली, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? घबराते हुए बोली, दुनिया बहुत बड़ी है सारा, बस हिम्मत करनी होगी, मिल ही जाती है, इस जगह से तो अच्छी जगह पनाह मिल ही जाएगी तुम्हें। जैनब बोली। मैंने सर हिलाकर इसकी बात की तायीद की। जहाँ हर रात में दिन होता था, सुबह हर कोई थक के घंटों के लिए सो जाता था, रात को निकलना नामुमकिन था। इसलिए जैनब ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे, मैंने अपना सामान उठाया, दबे पांव जैनब के साथ गेट तक आई। इधर उधर देखते हुए जैनब ने ताला खोला और मुझे गले लगाकर वहां से बाहर जाने का कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जैनब, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये कह के मैं वहां से निकली। जैनब ने फिर ताला लगा दिया। जैनब ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, ये कह करके तुम्हारे कुछ काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। रिक्शे पे बैठकर इसे पता बता के इसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। और डॉक्टर साहिबा भी पहुंच गई थी। मुझे देखकर इन्होंने पहचान लिया था। मैंने इनसे कहा कि मैं बच्चा जाया करवाने आई हूँ। सारा गुस्सा सुन के बोली, ये गुनाह का काम मैं नहीं करूंगी, और मुझे अपने घर ले गई। बहुत नफीस खातून थी, मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी शादी अपने छोटे भाई इरफान से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी। कहा कि इरफान से अपनी माजी का जिक्र बिल्कुल मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगी। मैं बहुत खुश हुई थी। इरफान को कुछ भी नहीं बताया था, तक नहीं बताया था कि ये बच्चा इसका नहीं, बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ। इसके मुताबिक वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बेटा 1 साल का हो चुका था जब इस दिन मैंने सोचा इस फकीर को इरफान के सामने बुलवा लिया। क्या बात करना चाहता है आखिर मुझसे? मैंने गेट खोलकर इसे अंदर आने के लिए कहा। वो अंदर आया। मेरी नजर इसके कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी। इसमें वही कंगड़ों की पट्टी बंधी हुई थी जो शौकी के हाथ में भी बंधी होती थी। मेरा दिल बंद होने लगा था कि ये जान के कि कमीना फकीर शौकी है। इरफान ने इससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो? मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए, मुझे पसीने आ रहे थे। मेरे बारे में इरफान को बताने लगा था। कैसी मदद? इरफान ने पूछा। मैं अपने माथे पे आया पसीना पहुंची जा रही थी। बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। इरफान ने कुछ पैसे देकर इसे चलता किया। ये कह करके काम हुआ तो रख लूंगा। दिन ही इरफान के जाते ही मैंने इससे गेट खोलकर पूछा कि क्या चाहते हो? कहा कि वो कोठा छोड़ चुका है, इसे पैसे चाहिए। मैंने इसे पैसे दे दिए। हर दफा वो फिर आ जाता पैसे मांगने, बहुत बार दे चुकी थी। ना देती तो इरफान को सब कुछ बता देता। इससे कैसे छुटकारा हासिल करूं? मेरे जहन में इसको मार डालने के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन अब इसके ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी, सोच लिया और इसको पैसे नहीं दिए। धमकियां देता रहा, लेकिन मैं इसके खौफ से निकल आई थी। कब तक इस खौफ में जीती रहूंगी? अगले दिन वो फिर आ गया। मुझे बताया कि इरफान को बता चुका हूँ। तुम क्या हो? ये सुनकर मुझ पे कपकहाट तारी हो गई। क्या करोगी तुम? वो ये कहकर हंसने लगा। किसी वक्त पुलिस लेकर इरफान वहाँ पहुँच गए। पुलिस शौकी को गिरफ्तार करके चली गई। इरफान मेरे साथ आमद आए हैं। सर झुका के कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, सायरा मैं ये सब कुछ पहले दिन से जानता था। सुनकर मैंने सर उठाया तो बोले, हाँ मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया था मुझे तुम अच्छी लगी थी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता? तुम असुकत नादान थी, तुम्हें पूरा हक था, तुम भी अपनी जिंदगी जियो, मुझे तुम्हारी माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी अच्छी शरीके हयात साबित हुई, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बस तुम इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं इनकी मरूज हो चुकी थी। इनके एहसान, इनकी मोहब्बत मेरी किस नेकी का सिला था, याद नहीं आ रहा था। जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस
सांस लेकर इरफान की तरफ देख के सोचा, अच्छे और अजीम लोग आज भी मौजूद हैं दुनिया में, जैसे भाई बहन, मगर ऐसे अजीम लोग हर किसी को नहीं मिलते। मगर मेरी तो खुशनसीबी कह लें कि मैं ज़माने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मेरी इन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके वालिदैन का सर शर्म से झुका दे और आप खुद भी तमाम उम्र रुस्वा होकर रह जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच